प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बसंत नाग, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर से। आज हम चर्चा करेंगे एमए द्वितीय सेमेस्टर समाज शास्त्र के चतुर्थ प्रश्न पत्र भारतीय ग्रामीण समाज के इकाई 4 में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित तेलंगाना आंदोलन के संदर्भ में। यूँ तो हमने इसके पूर्व भी बहुत सारे आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त किया, लेकिन तेलंगाना आंदोलन एक विशिष्ट आंदोलन है क्योंकि यह कृषक आंदोलन होते हुए भी एक क्रांतिकारी कृषक आंदोलन है। किसी भी आंदोलन का प्रारंभ शून्य में नहीं होता, उनके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होते हैं। तो उनके कारणों को जानने के लिए उनके प्रारंभिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। मैंने तेलंगाना आंदोलन के प्रारंभिक पृष्ठभूमि को 4 बिंदुओं के आधार पर दर्शाने का प्रयास किया है, जिसमें पहला है क्रांतिकारी कृषक आंदोलन, दूसरा है हैदराबाद के नालगोंडा में 1946 में प्रारंभ, तीसरा है 3000 गांव तथा 30 लाख लोग प्रभावित, चौथा है स्थानीय देशमुखों का उपजाऊ भूमि पर कब्जा। अब विद्यार्थियों, इन्हीं का विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तेलंगाना आंदोलन भारत के किसानों का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। यह राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसमें दोनों के उद्देश्य छुपे हुए थे, कृषक आंदोलन और राजनीतिक उद्देश्य। प्रारंभ तो कृषक आंदोलन के रूप में हुआ, बाद में इनका स्वरूप राजनीतिक रूप में परिवर्तित हो गया। तेलंगाना आंदोलन 1946 में हैदराबाद राज्य के नालगोंडा जिले में प्रारंभ हुआ था। उस समय हैदराबाद के निजाम का शासक था, जो अंग्रेजी सरकार के तहत था। इनके पश्चात यह आंदोलन राज्य के वारंगल, बीदर जिलों में भी फैल गया। बाद में इस आंदोलन ने पूरे तेलंगाना क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय हैदराबाद राज्य पर पिछड़े हुए आतियाई लोगों का शासन था। किसानों की सबसे बड़ी मांग थी कि उनके ऊपर जो कर्ज थे उन्हें मुक्त कर दिया जाए। इस आंदोलन के समर्थक पिछड़ी जातियों के किसान थे तथा वे कुलीन वर्ग, जिनमें नवाब, देशमुख, जागीरदार, जमींदार थे, जो किसानों का शोषण करते थे, बेगारी लेते थे और बदले में उनकी भूमि को हड़प लेते थे। उनके खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया। कृषक समाज द्वारा उन लोगों का डटकर मुकाबला किया गया, उनके विरुद्ध हथियार भी उठाए गए। लेकिन आरंभ में जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो आंदोलन की शुरुआत के लिए भी कुछ कारण हैं। उनका मैंने विस्तार से कुछ बिंदुओं पर जिक्र किया है, जिनका उल्लेख करना चाहूँगी। पहला है अकाल के कारण, दूसरा है ऋण चुकाने में असमर्थ, तीसरा है किसानों द्वारा ऋण मुक्त करने की मांग, चौथा है साम्यवादियों और किसानों की सक्रिय भागीदारी, पांचवा है भूस्वामियों और अधिकारियों के विरुद्ध रक्तरंजिश क्रांति, छठवां है पृथक राज्य की स्थापना, सातवां है 15,000 वर्ग मीटर अर्थात 1.5 लाख वर्ग मील भूमि पर कृषक राज्य की स्थापना, आठवां है 5,000 किसानों या अन्य लोगों की गोरिल्ला सेना, नौवां है भूस्वामियों और स्थानीय अधिकारियों की हत्या तथा भूमि से बेदखल, 10वां है शोयत की स्थापना। अब इन्हीं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नवाब व देशमुख द्वारा अकाल के दौरान किसानों को ऋण दिया जाता था और बदले में ऋण न चुकाने की स्थिति में उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता था। अकाल के कारण किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अकाल के समय जो उन्हें ऋण मिला था, उन ऋणों व ब्याज को चुकाने में वह असमर्थ थे। यही कारण आंदोलन की प्रमुख वजह बनी। किसानों की प्रमुख मांग थी कि उन्हें ऋण से मुक्त कर दिया जाए। इस आंदोलन के संदर्भ में हब्जा अलमी ने कहा है कि किसान आंदोलन भारत का बहुत बड़ा आंदोलन है। उन्होंने लिखा है कि अपनी प्रकृति और राजनीतिक उद्देश्यों के दृष्टिकोण से यह आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत सारे रक्त बहे। 1947 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्थानीय साम्यवादियों ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। कम्युनिस्टों की सहायता से किसानों ने अपनी एक पृथक राज्य की स्थापना की।
वह राज्य 1.5 लाख वर्ग मील जमीन पर स्थापित किए गए थे, जिसमें किसानों के द्वारा 40 लाख लोगों के संगठन में यह राज्य किया गया, जिन्हें हम किसान राज्य के रूप में या किसान के संगठन राज्य के रूप में भी जान सकते हैं। हथियारबंद किसानों की यह सरकार 1950 तक बनी रही। अभी भी यह क्षेत्र कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ माना जाता है। तेलंगाना आंदोलन में करीब 5,000 किसानों की गोरिल्ला सेना थी। किसानों ने भूस्वामियों और स्थानीय अधिकारियों को मार दिए या भूमि से उन्हें खदेड़ दिया गया। उस भूमि पर कब्जा कर पुनः वितरण किया गया। उनके अनेक स्थानों पर कृषकों ने सरकारों की स्थापना की और उन सभी का एक समन्वित संगठन बनाया गया। किसानों की जो शासन स्थापित किया गया था, उन्हें सोयत के नाम से भी जानते हैं। उन्हें सोयत कहा गया। तेलंगाना के इतने बड़े किसान आंदोलन के कुछ विशेष कारण थे। जो क्रांतिकारी आंदोलन तो बना, लेकिन बाद में इस आंदोलन के स्वरूप ही बदल गए। इन कारणों का उल्लेख मैंने निम्न बिंदुओं के आधार पर किया है। पहला है राज्य का विलीनीकरण, भारतीय संघ में ना होना। सबसे पहले 1946 में हैदराबाद राज्य की राजनीतिक स्थिति बड़ी खराब थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ हैदराबाद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया था, क्योंकि इस राज्य का विलीनीकरण भारतीय संघ में नहीं हुआ था। अतः यह राज्य एक प्रभुत्वशाली राजनीतिक मसला बनकर रह गया। दूसरा, बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या। हैदराबाद घनी और विशाल राज्य था, धनाढ्य भी है। इनके शासक निजाम थे। इस राज्य की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की थी। हिंदू स्वाभाविक रूप से भारत के साथ मिलना चाहते थे, जबकि हैदराबाद के जो सामंत, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे, वे स्वतंत्र हैदराबाद की इच्छा रखते थे। उनकी कामना थी कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो। हैदराबाद के मुसलमान भी भारत के साथ संविलियन नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने अपनी सेना रजाकार बनाई ताकि वो निजाम के नेतृत्व में हैदराबाद की पृथकता के लिए लड़ सके। लेकिन जब तेलंगाना में किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ तो निजाम ने रजकारों का उपयोग किसानों के विरुद्ध में किया और यह जो क्रांति शुरू हुई थी वह अलग स्वरूप को धारण कर लिया। तेलंगाना आंदोलन ने हैदराबाद को भारत में मिलाए जाने का समर्थन किया, जिसके कारण पूरे राष्ट्र भी इनसे जुड़ गए थे। उनकी जो सहानुभूति प्राप्त हुई थी, बाद में किसानों को यह एहसास हुआ कि अगर वो हैदराबाद का विलय भारत में होगा तो भारत के किसान इस आंदोलन को दबा देंगे। इन परिस्थितियों में किसानों ने निजाम का समर्थन दिया और पृथक और स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की तरह काम करने की बातें कही। अब कम्युनिस्ट पार्टी और किसान दोनों भारतीय सेना से लड़ने लगे। उसके बाद इस आंदोलन का स्वरूप ही बदल गया। जो मूल रूप से किसान की भलाई के लिए प्रारंभ हो गया था, उनका स्वरूप एक राजनीतिक क्षेत्र में उभर कर सामने आया। आंदोलन का संबंध उन शक्तियों के विरुद्ध नहीं रहा जो पहले था। धीरे धीरे यह आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया। प्रारंभ में जो आंदोलन राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था, वह ही इनके पतन का कारण बन गया। तेलंगाना आंदोलन प्रारंभ में सफलतापूर्वक चला, क्योंकि वह अपनी जायज़ मांगों के लिए सामंतों का विरोध करते थे। लेकिन जब किसान भारत के खिलाफ हो गए, तब उन्हें जो समर्थन प्राप्त था, वह समर्थन भी कम होने लगा। यह आंदोलन बड़े किसानों के गिरफ्त में आ गए और वह अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए जो आंदोलन की बुनियाद थी, उन बुनियादों से अलग हटकर काम करने लगे। इस आंदोलन की बुनियाद स्थानीय थी और उन्हें संगठित करने में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था। पूर्व में यह आंदोलन निम्न और मध्यम वर्गीय किसानों की मांगों को तवज्जो देकर समर्थन प्राप्त किया करते थे। लेकिन जब किसान ने सोयत की स्थापना की तो उस भूमि का पुनः वितरण किया गया। किसानों के विभिन्न वर्ग बन गए और विभिन्न वर्ग अपने अपने फायदे के लिए काम करने लगे, तो यहाँ पर वर्ग संघर्ष उभरने लगा। कुछ साम्यवादियों का यह भी तर्क था कि तेलंगाना आंदोलन की जो नींव है वह नींव अनियोजित था।
इसलिए भी पूर्णतः बिखर गया। जिन कारणों से गोरिल्ला युद्ध का समर्थन लोगों ने किया था, इन्हीं कारणों से तेलंगाना आंदोलन को लोगों का समर्थन प्राप्त था। तेलंगाना क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जो इनमें राष्ट्रीय एकता की भावना कुट कुट कर भरी हुई थी। वे ईमानदारी से इस आंदोलन में सहभागी हुए। इस आंदोलन में पत्थरों का, मिर्चों का प्रयोग भी किया गया था। तेलंगाना आंदोलन क्रांतिकारी उद्देश्यों वाले सामाजिक आंदोलन थे। इनके द्वारा सामंतों और जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। जनता के अधिकारों वाले ग्रामीण सोयत जैसे संगठन बनाने का प्रयास किया गया। सामंती निरंकुश तंत्र के प्रति निजाम राज के विरुद्ध हथियार भी उठाए गए। रजाकारों और जागीरदारों की हिंसक कार्रवाइयों का डटकर मुकाबला किया गया। इनके लिए किसानों ने गैर संस्थागत उपायों को भी अपनाया, फिर भी यह आंदोलन उतना सफल नहीं रहा। तेलंगाना आंदोलन के असफलता के कई कारण हैं, जिनका उल्लेख मैंने कुछ बिंदुओं के आधार पर किया है। पहला है किसानों द्वारा संचालन ना होना। प्रारंभ से ही तेलंगाना आंदोलन हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लिया, जिनसे जन समर्थक कम होने लगा। इनके संबंध में हफ्जा अलमी ने उल्लेखित किया है, कम्युनिस्ट पार्टी का रजाकार से गठबंधन होने के कारण तेलंगाना आंदोलन को समाप्त होना पड़ा, क्योंकि यह अपने मूल उद्देश्य से भटक गया था। इनके मूल उद्देश्य में जब भटकाव की स्थिति आई, जिनका कारण है कि यह आंदोलन साहूकारों, देशमुखों के हाथ में चला गया और यह आंदोलन किसान द्वारा संचालित नहीं हुआ, जिसके कारण यह आंदोलन समाप्त हो गया। दूसरा, मध्यवर्गीय किसानों द्वारा समर्थन वापस। मध्यवर्गीय किसानों ने जो पूर्व में इन्हें समर्थन दिया था, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। कारण यह था कि किसानों एवं मजदूरों ने मिलकर इस आंदोलन को पूर्व में संचालित किया गया था, परंतु जब सोयत की स्थापना हुई तो हड़पी गई जमीन को न्यायोचित तरीके से बंटवारा नहीं किया गया, जिनके कारण किसानों और किसानों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया और मध्यम वर्गीय किसान जो उनको पूर्व में समर्थन दिए थे, वह अपना समर्थन वापस ले लिया। किसानों में बिखराव हो गया, इसलिए यह आंदोलन भी असफल रहा। अतः स्पष्ट है कि जिन उद्देश्यों को लेकर आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वह उद्देश्य अनियोजित हो गया। निहित स्वार्थ कारण यह आंदोलन पूर्णतः बिखर गया। लोग अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए गलत तथ्यों का सहारा लेने लगे। शासन के द्वारा छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन उनकी स्थिति में अधिक बदलाव नहीं आया, जिनका मूल कारण था कि जो लोग सत्ता में थे, उनके पास आर्थिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति भी थी। कई भूस्वामी ऐसे भी थे जो राजनीतिक शक्ति से जुड़े हुए थे। कृषि श्रमिकों की दशा में सुधारने के लिए इस आंदोलन ने कोई भूमिका नहीं निभाई या अलग ही रंग ले लिया, जिसके कारण आंदोलन सफल नहीं रहा। परिणाम चाहे जो भी रहे, लेकिन इसके कुछ प्रतिफल निकल कर सामने आया। इन प्रतिफलों का उल्लेख मैंने कुछ बिंदुओं के आधार पर किया है। इस आंदोलन में बेगार प्रथा की समाप्ति हुई, जो पूर्व में सामंतों के द्वारा, देशमुखों के द्वारा श्रमिकों से या किसानों से बेगार लिया जाता था, अवैतनिक कार्य कराए जाते थे, वह बेगार प्रथा समाप्त हो गया। दूसरा है खेतीहार किसानों की मजदूरी में वृद्धि। तीसरा है भूमि का पुनः वितरण। चौथा है स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि। पांचवा है महिलाओं की जो निम्न स्थिति थी, उन निम्न स्थिति में सुधार हुआ। छठवां है अर्ध सामंती व्यवस्था का उन्मूलन। सातवां है भाषाई आधार पर पृथक राज्य का गठन की रणनीति। भाषाई आधार पर पृथक राज्य के गठन की रणनीति तैयार किया गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश को पृथक राज्य के रूप में स्थापित किया। बाद में तेलंगाना लैंड एक पृथक राज्य के रूप में तैयार
हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि भले ही यह आंदोलन सफल नहीं रहा, लेकिन इसके कुछ प्रतिफल निकलकर सामने आए जो किसान को कुछ हद तक न्याय दिलाने में सफल रहा।